आदरणीय आज़ादी प्रेमी भारतवासियों, नमस्कार, जय सरदार। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में विमुक्त जनजातियों को आज तक आरक्षण क्यों नहीं मिला। उनके साथ किसने कहाँ धोखा दिया और किसने किसने मांग उठाई विमुक्त जनजातियों के साथ में। और विमुक्त जनजाति के लोगों को ये जानकारियाँ नहीं थी, इसीलिए वो गुमराह हैं और उनको आरक्षण आज तक क्यों नहीं मिला। मित्रों, विमुक्त जनजातियाँ वो जातियाँ हैं जो उन्हें शुद्ध भाषा में कह सकते हैं ब्रिटिश विद्रोही किसान जनजातियाँ। ब्रिटिश विद्रोही किसान जनजातियाँ जिन्होंने 1857 की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों के 3 काले कानूनों का विरोध किया और 1857 जीता। बाद में अंग्रेज़ों ने उनको यातनाएं दी, उनको उनके नरसंहार किए, उन पर आईपीसी लगा कर फांसियाँ दी, सीआरपीसी लगा कर फांसियाँ दी, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा कर उनको प्रताड़ित किया। और ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट उनको 1871 में नोटिफाइड किया और बाद में आज़ादी के 5 साल बाद इनको डी नोटिफाई करके उन पर एक अगला एक्ट बना दिया, हैबिचुअल एक्ट 34, यानी कि आदतन कानून 34 बना करके उनको कलंकित कर दिया। लेकिन तमाम जो अज्ञानी लोगों को नहीं पता, वो कहते आज़ाद हो गया, आज़ादी के दिवस मनाते हैं। उनको पता नहीं कि अंग्रेजों ने तो 11 क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हम पर लादे थे। वहीं नेहरू ने ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटाने के बहाने एक और एक्ट लाद दिया जिसे कहते हैं हैबिचुअल एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को बदल दिया हैबिचुअल एक्ट 1934, नहीं, हैबिचुअल एक्ट 34, हैबिचुअल एक्ट 34 में बदला। और जिस एक्ट के आधार पर आज भी जो अंग्रेज हम लोगों पर देशद्रोह लगाते थे, आज भी हम लोगों पर देशद्रोह लगाते हैं और लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले सरदार पटेल जी ने आज़ादी मिलने के बाद में 2.5 करोड़ बागी भारतीयों को अंग्रेजों की जेल से निकाला। उनके लिए पहले ठक्कर बापा, बाद में एंगर कमेटी बिठाई, उनको पेंशन मान सम्मान देने के लिए कहा। सरदार पटेल की मौत 15 दिसंबर 1950 के बाद खेल खेला गया। 2 कमेटियां सरदार पटेल जी द्वारा बैठाई गई। सरदार पटेल जी के बाद में जब नेहरू जी तानाशाही पे आ गए तो डॉक्टर लोहिया ने उसका विरोध किया। डॉक्टर लोहिया के जी के विरोध पर एक कमीशन बैठा, यूएन ढेबर आयोग 1960 में। फिर दूसरा, जब उसकी रिपोर्ट आई, सरकार ने रिपोर्ट लागू नहीं की क्योंकि फ्रीडम फाइटर जातियों के लिए है। फिर बीएन लॉकूर कमेटी 1965 में बैठी, उसकी रिपोर्ट लागू नहीं की तो डॉक्टर लोहिया के दबाव में जो है दुर्गाबाई देशमुख कमेटी बैठी। लेकिन डॉक्टर लोहिया को 12 अक्टूबर 1967 को गलत ऑपरेशन करके कैंची तौलिया छोड़ करके उनको मार दिया गया। लेकिन जो आयोग बैठा दुर्गा देशमुख कमेटी 1968 में, उसके बाद में उसकी रिपोर्ट को भी इन्होंने दबा दिया। ये 5वां आयोग था आज़ादी के बाद में। उसके बाद में सरदार पटेल की मौत के बाद में मामला ठंडा पड़ गया, किसी ने इसकी बात नहीं की, इन समाजों की बात नहीं की। अंततः जब संयुक्त मोर्चा की गवर्नमेंट आई और इसमें देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने, देवगौड़ा जी किसान जाति से हैं तो उन्होंने किसानों के लिए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगे थे, वो समझते थे, तो किसान उन्होंने एक कमेटी बिठाई, श्वेता महादेवी कमेटी। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2002 में एक संविधान की समीक्षा करने को कहा। तो एम वेंकटचलैया थे, उन्होंने कहा कि भाई ये फ्रीडम फाइटर कौमें हैं, उन्होंने अपने आयोग की रिपोर्ट में कहा। उसके बाद में अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने 2003 में एक और आयोग बैठाया, जस्टिस नायक आयोग। जस्टिस थे तो उन्होंने कहा भाई मुझे जुडिशरी पावर चाहिए, तो वो अटल बिहारी जी ने मना कर दिया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आयोग ने काम नहीं किया। ये 2003 की बात है, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं थी। इसके बाद में एक टैक बैठी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, ये 2006 में बैठाई, ये कांग्रेस के टाइम पर बैठे तो ये बैठाई। और उसके बाद में जिसने रिपोर्ट दिया है कि ये जो है 1952 का एक्ट है, ये कलंकित करता है और ये हम आज भी हम लोगों को आज़ादी नहीं है, ये कलंक है। तो 31 अगस्त 1952 को कहा और 31 अगस्त के लिए
ये उन्होंने ये रिपोर्ट दी। और उसके बाद में 2007 में एक कमीशन बैठा जिसे रेणुका आयोग कहते हैं, 3 साल के लिए। उसकी रिपोर्ट आई, सरकार ने संसद में तो रखी लेकिन उसकी रिपोर्ट लागू नहीं की, काल कोठरी बंद की। तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा। अंततः जब हम केस विड्रॉ नहीं किया तो फिर जो है अंततः सरकार को एक अगला आयोग बैठाना पड़ा जिसे कहते हैं BR इदाते आयोग, और जिसको मतलब फरवरी 2014 में मनमोहन सरकार को बैठाना पड़ा, लेकिन अंततः 2015 में मोदी जी ने इसको इदाते आयोग में बदला। लेकिन हमारे जब हमने देखा कि सरकारें आयोग पर आयोग बैठाती जा रही हैं, इन्होंने 11 आयोग बैठा दिए। जब 11 आयोग बैठाए 1947 से, और उसको किसी को दिया कुछ नहीं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मामले को मतलब बहुत अच्छी तरह से सुना और कहा कि हाँ, इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, इनके साथ न्याय मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुने, 2 बार और बहस हुई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले आप हाई कोर्ट जाइए। तो हम दिल्ली हाई कोर्ट आ गए। दिल्ली हाई कोर्ट में आने के बाद में ये हमने केस किया, ये कोर्ट का जजमेंट है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जब हमारा केस देखा तो उन्हें सरकार को नोटिस दिया। हमने उसमें कुछ कागज लगाए जिसमें से सरकार ने उनके उल्लंघन किया था, कानून मतलब कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था। 1982 में हमने केस जीता था उसको लेकर के। तो उस बात को लेकर के जब देखा तो सरकार की इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही थी। तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक आयोग बैठा दिया जिसे कहते हैं जस्टिस रोहिणी जी आयोग। ये 4 सदस्यीय आयोग है। राष्ट्रपति जी ने 2 अक्टूबर 2017 को बैठाया 12 सप्ताह के लिए। लेकिन लगभग 4 साल होने जा रहे हैं। मोदी जी ने 1 दर्जन से अधिक बार कैबिनेट कमेटी में डिस्कस किया कि किस तरह इस आयोग को मतलब काले कोठरी में बंद किया जाए। लेकिन चूंकि कोर्ट का मसला है, इधर जस्टिस बैठी है, तो ये जिसके कारण वो कह रही है हमें जातीय जनगणना चाहिए, मोदी जी बता नहीं रहे हैं। जबकि हमारे 2011-12 के केस पर जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन ना कांग्रेस सरकार ने उसे डिस्क्लोज किया, ना बीजेपी सरकार डिस्क्लोज कर रही है। और 2021 के जातीय जनगणना के लिए आनाकानी भी कर रही है, जबकि कोर्ट का आदेश है, लेकिन कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं। तो मित्रों, ये विमुक्त जनजातियों के, ये सोचते हैं विमुक्त जनजाति के लोग जो नेता हैं, टपोरी नेता हैं, हम शुद्ध भाषा में कहते हैं टपोरी नेता हैं। ये क्या करते हैं, कांग्रेसियों के पास जाते हैं, बीजेपी वालों के पास जाते हैं, संघ वालों के पास जाते हैं, उनसे कुछ पैसे लेते हैं, पब्लिक को इकट्ठा करते हैं और दिखाते हैं कि आप आरक्षण लागू कर देना, हम कहेंगे झूठ बोलना, और ये झूठ बुला के पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, भीड़ दिखाते हैं और अखबारों में थोड़ा बहुत छपता है और अंत में ये मामला चुप हो जाते हैं। तो ये टपोरी नेताओं के कारण ये उनको ये आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। ये चाहते ही नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने चाहा होता, ये ऐसे लोगों पर विश्वास कर रहे हैं अगर जिन्होंने 75 साल से नहीं सुना, नहीं समझा, नहीं जानते इस विषय में कि क्रिमिनल ट्राइब क्या है, क्रिमिनल ट्राइब कितने प्रकार के थे, किन किन लोगों पर लगे थे, कौन कौन सी कौमें हैं, इनको क्या क्या मिलना चाहिए, जो उनके अधिकारों को, संवैधानिक हकों को नहीं देना चाहते, उनके पीछे भाग रहे हैं। तो मूर्ख नहीं तो क्या है, अकल कहाँ से आ गई इनमें? कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बार कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में भी नहीं जाते हैं। अगर कोर्ट में जाए तो इनको अधिकार मिले, सम्मान मिले, कोर्ट में भी नहीं जाते हैं। बस इनको कुल मिलाकर ये फंडी हैं, पैसा इकट्ठा किया, कुछ पब्लिक से किया, कुछ नेताओं से लिया, कुछ खर्च किया, कुछ जेब में रख लिया, और चक्कर में रहते हैं कि हमको टिकट मिल जाए, हमको आयोग मेंबर बन जाए, हम कमेटी बन जाए, ये चक्कर में रहते हैं। ये सब समाजों के ठग हैं। अगर इनको ईमानदारी से काम करना होता तो शायद आज समाज की इतनी दुर्दशा ना होती। सिर्फ अपने टिकट के चक्कर में रहते हैं, अपने सीट के चक्कर में रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर इनको जहाँ देखें तबाह परात, वहाँ बिता दें सारी रात। इनका लक्ष्य यही होता, अपने फायदे के लिए समाज को ये को ठग रहे हैं, समाज को बेच रहे हैं, जिसका खामियाजा समाज भुगत रहा है। समाज भुगतने के लिए ये लोग ही जिम्मेदार हैं। अगर इन्होंने एक मंच पर आकर के सही दिशा में लड़ाई लड़ी होती तो इनको स्वतंत्रता सेनानी, हमारे कोर्ट के सत्र को स्वतंत्रता सेनानी माना गया है, पेंशन के हकदार हैं, उनको समझे नहीं रहे। वो उन्हीं नेताओं के बहकावे में वही बातें बोल रहे हैं जो उनको सिखाई जाती हैं, जो उनको समझाई जाती हैं। उनको ये वही बातें समझ में आती हैं, लेकिन ना तो इनको संवैधानिक बातें समझ में आती हैं, इसलिए रखते नहीं हैं, और समाज का, विमुक्त जनजातियों का ये नुकसान कर रहे हैं। इन लोगों को जब तक ये सही दिशा में बात नहीं करेंगे तो समाज का नुकसान ही होता रहेगा। इसलिए विमुक्त जनजातियों को आरक्षण के लिए हमने जो कोर्ट में केस जीता है, रोहिणी कमेटी आने के बाद में ओबीसी के आरक्षण का 3 भागों में डिवीजन होगा और उन लोगों को पिछड़ा, अधिक पिछड़ा, अत्यधिक पिछड़ा रूप में मिलेगा।
हम आगे बताएंगे कि विमुक्त जनजातियों को आरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, पेंशन, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मान सम्मान के लिए क्या करना चाहिए, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। उसके लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, मैं इसलिए थोड़ा टाइट होके कह रहा हूँ कि ये बातें तब उनको समझ में आएंगी कि भाई मैं अभी नहीं तो 2 4 5 10 साल बाद लोगों को समझ में आएंगी कि मैंने क्या कहा था, सच्चाई क्या है। उनका आकलन करें तभी सही होगा, क्योंकि ये लोग भूखे नंगे लोग हैं, कटे हुए पेट के लोग हैं, सिर्फ अपना पेट भरना जानते हैं और अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कैसे आप अपना ये अधिकार सम्मान लें और आपको क्या करना चाहिए। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो उसको आगे फॉरवर्ड करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय सरदार।